हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ ईवीएस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। पेपर फर्स्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है? 1 to 5 के लिए जो ईवीएस आता है उसके लिए रामबाण क्लास है। तो अपने आप में समझना कि ये मैराथन क्लास है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चलिए सेशन को आप लोग ना लाइक कर दीजिए, लाइक करने के बाद शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए। उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। चलिए, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन है, रमा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। अब बाएं मुड़कर वह 5 किलोमीटर जाती है और फिर बाएं मुड़कर 2.5 किलोमीटर जाती है। वह अपने घर से कितनी दूर किस दिशा में है? रमा है अपने घर से 2.5 किलोमीटर। देखिए, ये पूरब होता है, पश्चिम है, उत्तर और दक्षिण। रमा है अपने घर से 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर दोस्तों, 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। अब उत्तर की ओर जाएंगे तो बाएं मुड़कर वहाँ, ये बाएं मुड़ी 5 किलोमीटर, बाएं मुड़कर, देखिए हम स्क्रीन को पहले कर देते हैं। देखिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। रमा है, रमा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है दोस्तों। कितना? 2.5 किलोमीटर, ठीक है। और फिर वो क्या करती है, बाएं मुड़ करके अब वो बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, कितना? 5 किलोमीटर जाती है। और फिर उसके बाद में फिर वो क्या करती है, फिर बाएं मुड़कर 2.5 किलोमीटर जाती है। वह अपने घर से कितनी दूर किस दिशा में है? उसका घर तो यहाँ है, तो वो अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर घर से 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है, घर से 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, घर से 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है, घर से 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में है। बताइए, रमा है वो अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, फिर दाहिने न मुड़कर बाएं मुड़ती है, 5 किलोमीटर जाती है और फिर जो है बाएं मुड़ करके 2.5 किलोमीटर जाती है। अब वह अपने घर से कितनी दूर, उसका घर तो यहाँ है, तो वो अपने घर से कितनी दूर, यहाँ पर कितनी दूर किस दिशा में है? तो दोस्तों, हमने पहले बताया था इधर पूरब है, इधर पश्चिम होता है, उत्तर है और नीचे साउथ है, दक्षिण है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, घर से 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा, है ना। घर से 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे देख सकते हैं ना। देखिए भाई, रमा है अपने घर से वो 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, फिर वो 5 किलोमीटर जाती है। भाई इससे दुगना, ये तो 2.5 है, 5 किलोमीटर जाती है, फिर 2.5 किलोमीटर क्या है, वो फिर बाएं मुड़ जाती है। अब वो अपने घर से कितनी दूर है? तो 5 किलोमीटर दूर ही तो है। ये सेम लेंथ इसकी जो है सेम ही तो होगा। तो इसलिए घर से 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा, और ये जो दिशा रहेगी पश्चिम दिशा होगी। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों कन्फर्म में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीटेट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, आप गलती नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बताइए, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, केरल में है या फिर कर्नाटक में है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो फूलों की घाटी है दोस्तों उत्तराखंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें उसमें क्वेश्चन पूछा ही जाता है और सीटेट में भी पूछा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। मैं पतला सा पर छोटा हूँ, मैं पतला सा पर छोटा हूँ, ये क्वेश्चन है। भूरा भी हूँ और काला भी हूँ, गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं? बताइए, उपयुक्त पहेली में उल्लिखित मसालों को पहचानिए। बताइए, हल्दी है, दालचीनी है, जीरा होगा या फिर लौंग होगा? जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ,
गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं? जीरा। क्या बोलते हैं? जीरा को ही तो भूनते हैं और दही में जलजीरे में डाला जाता है। इसको जब थोड़ा सा तेल और ये गरम घी में डाल दो तो कितनी सुंदर खुशबू फैलाते हैं। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीरा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? बताइए, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है या फिर मेथेन है? सीएनजी के मुख्य घटक की बात करते हैं तो सीएनजी का मुख्य घटक होता है मेथेन, CH4। ठीक है, मीथेन होता है। क्या होता है? मेथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई छात्र 29 सितंबर 2022 को किसी ट्रेन में सवार हुआ जो गांधीधाम रेलवे स्टेशन से 12:30 चलकर 1 अक्टूबर 2022 को 7 बजे तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पहुंची। यदि इस अंतराल में ट्रेन ने 2296 किलोमीटर की दूरी चली तो इस ट्रेन की औसत चाल कितनी होगी? बताइए, 58 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगा या फिर 53.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा? ये एक सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100% इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म है आएंगे, है ना, 2 क्वेश्चन कन्फर्म है आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देखिए आपका जो घर है, आपका घर X, आपका घर X है और आपका विद्यालय Y है ना। आपका घर X पर स्थित है और आपका जो विद्यालय है वो Y पर स्थित है और X और Y के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है। आपके घर और विद्यालय के बीच में कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले A पर जाते हैं जो X के ठीक उत्तर में है, 60 मीटर की दूरी पर है, फिर B पर जाते हैं जो A के ठीक पूर्व 25 मीटर दूरी पर है, फिर C पर जाते हैं जो B के ठीक उत्तर में 100 मीटर की दूरी पर है और अंत में आप अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो C से ठीक पश्चिम में 25 मीटर की दूरी पर है। आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या होगी? बताइए, ठीक उत्तर होगा, ठीक दक्षिण होगा, उत्तर पश्चिम होगा या फिर दक्षिण पश्चिम होगा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो घर है X है ना और आपका विद्यालय Y पर स्थित है, X और Y के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले A पर जाते हैं जो X के ठीक कैसे हैं, उत्तर में 60 मीटर की दूरी पर है, और फिर B पर जाते हैं जो A के ठीक पूर्व में 25 मीटर दूरी पर है, फिर C पर जाते हैं जो B के ठीक उत्तर में 100 मीटर की दूरी पर है और अंत में आप अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो C के ठीक पश्चिम में 25 मीटर की दूरी पर है। आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या होगी? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ठीक दक्षिण होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ठीक दक्षिण होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूर से स्पष्ट देख सकती हैं। बताइए, कौवा और उल्लू होगा, चील और गिद्ध होगा, कलचुली और गरुड़ होगा या फिर बसंत गौरी और कौवा होगा? वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बताइए, पक्षियों का वह युगल आपको चुनना है, जोड़ा चुनना है जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चील और गिद्ध। क्या हो जाएगा? चील और गिद्ध होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मच्छरों के द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के युगल जोड़ों को चुनिए। बताइए, मलेरिया और डेंगू होगा, हैजा और चिकनगुनिया होगा, हैजा और मलेरिया होगा या फिर चिकनगुनिया और मियादी बुखार होगा? बताइए, मच्छरों के द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के युगल जोड़े को चुनना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मलेरिया और डेंगू होगा। मलेरिया और डेंगू होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी शहर के मानचित्र के निचले दाएं भाग पर नीचे दिए गए पैमाना छपा है। जैसे पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर होगा। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थलों के बीच मापी गई दूरी 19.2 सेंटीमीटर है,
जो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी है, बताइए 20 किलोमीटर होगा, 19.5 किलोमीटर होगा, 19 किलोमीटर या फिर 18 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 950 मीटर होता है। तो किसी मानचित्र में किन्हीं दो स्थलों के बीच जो मापी गई दूरी है वो 19.2 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी आपको बताना है। बताइए वास्तविक दूरी क्या होगा? वास्तविक दूरी की बात करते हैं दोस्तों तो वो हो जाएगा 18 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी 18 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश घरों का नीचे दिए अनुसार विवरण दिया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें जो होती है मोटी बनाई जाती है और इन दीवारों को मिट्टी से लीपा पोता भी जाता है। घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। वह राज्य कौन सा है? बताइए। मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है या फिर झारखंड है? बताइए किस राज्य में वर्षा बहुत कम होती है, सामान्यतः वहाँ पर गर्मी होती रहती है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीपा पोता भी जाता है। घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। बताइए वो राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राजस्थान होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चार चिनारी वह बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। चार चिनारी बहुत फेमस पर्यटक स्थल है। यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम बताइए। बताइए हैदराबाद होगा, लखनऊ में स्थित है, मैसूर में या फिर श्रीनगर में? बताइए चार चिनारी कहाँ पर स्थित है? चार चिनारी एक बहुत ही फेमस पर्यटक स्थल है जो कि चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है तथा ये जिस शहर में स्थित है उसका नाम क्या है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीनगर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अगर श्रीनगर जाएंगे या फिर जो लोग रहते हैं वहाँ पर आप देख सकते हो चार चिनारी को, बहुत ही फेमस है, यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण होए कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। बताइए वो जानवर कौन सा है? श्लाथ है, कुत्ता है, बाघ है या फिर घोड़ा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसका रिप्लाई दीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। बताइए उस जानवर का नाम बताइए जो पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर पता क्या होगा? होगा बाघ होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बाघ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? गेहूं मूसला जड़ है, मक्का मूसला जड़ है, गाजर मूसला जड़ है या फिर बांस मूसला जड़ है? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है? 3 गलत है, 1 सही है। बताइए कौन सा सही है? बताइए दोस्तों कौन सा सही है? तो दोस्तों जो गाजर है ये मूसला जड़ होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गेहूं मूसला जड़ नहीं होती है और मक्का भी नहीं होता है, ना बांस होता है, तो गाजर मूसला जड़ होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए रेगिस्तानी ओक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट का, फेवरेट क्वेश्चन है। बताइए रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। बताइए ऑप्शन ए है यह वृक्ष अबू धाबी में रेगिस्तान में पाया जाता है। इस वृक्ष की जो ऊंचाई है दोस्तों क्या होगा? देखिए रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है आपको। ये जो वृक्ष है अबू धाबी के रेगिस्तानों में पाया जाता है। इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालय के कमरों की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती है जब तक कि भौम जल स्तर तक न पहुंच जाए। इसकी जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे ही 50 वृक्षों को एक लाइन में एक के बाद दूसरे को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जमीन पर लिटा देने के बराबर होती है। यहाँ इस पेड़ में बहुत कम पत्तियां होती है। सही कथन बताइए। तो दोस्तों इसमें का ऑप्शन ही गायब हो गया है। यहाँ पर आप समझ जाइए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये वृक्ष अबू धाबी के रेगिस्तानों में नहीं पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक जो है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पर? तो रेगिस्तानी ओक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरों की ऊंचाई औसत लगभग 4 मीटर होती है। ये ऑप्शन सही है ना, बी सही है। और इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती है जब तक कि भौम जल स्तर तक ना पहुंच जाए। ऑप्शन सी भी सही है। एंड
इस पेड़ में बहुत कम पत्तियां होती हैं, या ऑप्शन ए। तो यहाँ पर बी सी और ई, बी सी ई सही है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर कट गया है दोस्तों, तो यहाँ पर बी सी ई ऑप्शन सही है, ठीक है, क्योंकि सही पूछा गया है तो सही बताना है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं? बताइए, कश्मीर में, गोवा में, लक्षद्वीप या फिर पुदुचेरी? बताइए किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी पक्की मछली खाना पसंद करते हैं? तो वो कौन सा राज्य है दोस्तों? वो राज्य है कश्मीर है, ठीक है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर नारियल के तेल की बात करेंगे तो नारियल के तेल की बात अगर होगी तो वहाँ पर गोवा होगा, और सरसों के तेल की बात की जा रही है तो वहाँ पर सरसों के तेल कहाँ पर होगा? कश्मीर, ठीक है। इट्स क्लियर। चलिए ओके गाइस, आप लोग सेशन को ना प्लीज़ लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ आप लोग इसको शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। लाइक शेयर भी करते रहो, और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन तक जरूर पहुंचे। सो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपाख्यान मूलक अभिलेख प्रस्तुत होते हैं? बताइए, बच्चों की रुचियों और संबंधों के क्षेत्र की पहचान करने में, बच्चों के विषय में निर्णय लेने में, समस्याओं की स्थिति में बच्चों को समाधान प्रदान करने में, बच्चों की क्षमताओं और कमजोरियों की जानने में। इसमें से सही विकल्प कौन सा है? बताइए सही विकल्प इसमें से क्या है? ए और बी होगा, बी और सी होगा, ए और सी होगा, या फिर ए और डी होगा? देखिए, बच्चों की रुचियों और संबंध के क्षेत्र की पहचान करने में, ये ऑप्शन सही है। बच्चों के विषय में निर्णय लेने में, ये ऑप्शन नहीं होगा। समस्याओं की स्थितियों में बच्चों को समाधान प्रदान करने में, ये भी नहीं होगा। बच्चों की क्षमताओं और कमजोरियों को जानने में, तो ए और डी दोनों सही हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ए और डी दोनों सही होगा। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मसालों का पाठ पढ़ाने से पूर्व आस्था ने अपनी कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से 2 छोटे प्रश्न पूछे। इसके अनुसार आस्था क्या जानना चाहती है? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जाना, कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थियों को पहचाना, या फिर अच्छे विश्वास और संप्रेषण कौशलों के विद्यार्थियों को पहचानना, या फिर विषय मसाले के विषय में विद्यार्थियों के विचार प्राप्त करना? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मसाले का पाठ पढ़ाने से पूर्व आस्था ने अपने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से 2 छोटे प्रश्न पूछे। इसके द्वारा आस्था क्या जानना चाहती है? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जाना, या फिर कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थियों को पहचाना, अच्छे विश्वास और संप्रेषण कौशलों के विद्यार्थियों को पहचाना, या फिर विषय मसाले के विषय में विद्यार्थियों ने विचार प्राप्त करना? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विषय मसाले के विषय में विद्यार्थियों के विचार प्राप्त करना। चलिए आगे देखते हैं, माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई। वापस आने के पश्चात उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की। इसे जिस रूप में व्यक्त किया जा सकता है वो क्या है? ऑप्शन ए है अधिगम का आकलन। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई। वापस आने के पश्चात उन्होंने अपने विद्यार्थियों के पास भ्रमण पर चर्चा की। इसे जिस रूप में व्यक्त किया जा सकता है वो क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके चलिए आगे देखते हैं, प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव होगा जब शिक्षक अपनी पाठ योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करें, शिक्षक विद्यालय आदेश का पालन करने के लिए कार्य करें, शिक्षक अपने सहयोगियों के निर्देशों पर क्रियाकलाप आधारित अधिगम के लिए पाठ योजना को संपादित करें, या फिर शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने और संप्रत्तियों को समझने में सहायता मिले। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव होगा जब शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने और संप्रत्तियों को समझने में सहायता मिलेगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, समूह कार्य के द्वारा ईबीएस पढ़ने के अधिगम में व्यस्त बच्चों के असामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण क्या होगा? नियति कार्य होगा, पेपर पेंसिल परीक्षण होगा, श्रेणी मापनी या फिर रेटिंग स्केल होगा, या फिर मौखिक प्रश्न? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समूह कार्य के द्वारा ईबीएस पढ़ने के अधिगम में व्यस्त बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा श्रेणी मापनी, जिसको हम रेटिंग स्केल भी बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, एक ईवीएस के शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के बावजूद समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते हुए आप निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार करेंगे? बच्चों में अभिरुचि जगाना, प्रकृति में समावेशी, मूल्य प्रभावी होगा, या फिर केवल बाहर संचालित की जा सकती है? सही विकल्प का चयन करना है। बताइए ए, बी और सी होगा,
बी सी डी होगा या फिर ए सी और डी होगा या फिर केवल ए होगा। तो एक कक्षा है, एक ईवीएस के शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते हुए आप निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बच्चों में अभिरुचि जगाना होगा, प्रकृति में समावेशी होगा, मूल्य प्रभावी होगा। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रियंका अपने विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में निम्नलिखित में से किसका न्यूनतम प्रभाव होगा। न्यूनतम है ना, निगेटिव पूछा गया है। बताइए, विद्यार्थियों को एक वृक्ष रोपने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना होगा, वन संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन आयोजित करना होगा, या फिर चिपको आंदोलन की कहानी सुनाना और प्रश्न पूछना, या फिर लकड़ी के लट्ठों के भंडारण को दिखाने पर एक मिल की सैर पर जाना। तो यहाँ पर न्यूनतम प्रभाव पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, लकड़ी के लट्ठों के भंडारण को दिखाने पर एक मिल की सैर पर जाना, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस के शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उपागमों की निम्नलिखित में से पहचान करना है। निरंकुश शैली होगा, अनुज्ञानात्मक शैली होगा, समाकलित उपागम होगा, प्रक्रिया अभिमुख उपागम होगा। बताइए, केवल ए होगा, ए और बी होगा, सी और डी होगा, या फिर बी सी डी होगा। बताइए, ईवीएस के शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उपागमों की निम्नलिखित में से पहचान करना है। आपको पहचान करिए क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, हमारे फिल इन द ब्लैंक्स व्यवहार परक तंत्र का मूल एक भाग क्या है। भावात्मक होगा, संज्ञानात्मक होगा, मनोगतिक होगा, या फिर भावात्मक और संज्ञानात्मक दोनों होगा। हमारे व्यवहार परक तंत्र का मूल एक भाग क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों भावात्मक। क्या हो जाएगा, अफेक्टिव। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भावात्मक होगा, अफेक्टिव। हमारी भावात्मक व्यवहार परक तंत्र का मूल्य एक भाग है। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है। ऑप्शन ए है, यह कई विषयों को समाकलित करता है, यह बाल केंद्रित है, यह अनुभवजन्य है, यह शिक्षण आधारित है। बताइए, ए बी और सी होगा, बी सी डी होगा, केवल सी होगा, या केवल बी होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर पता है क्या होगा, यह ईवीएस जो होता है ये कई विषयों को समाकलित भी करता है, यह बाल केंद्रित होता है, यह अनुभवजन्य होता है, शिक्षण आधारित नहीं होता। ठीक है, बाल केंद्रित होता है लेकिन शिक्षण केंद्रित नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी और सी हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से कम ऐसे 3 शब्द या विकल्पों का चयन कीजिए जो पर्यावरण की व्याख्या करते हैं। बताइए, वनस्पति जात और प्राणी जात होगा, जैविक और अजैविक होगा, सामाजिक और सांस्कृतिक होगा, या फिर रचनात्मक और जिज्ञासु होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम ईवीएस की बात करते हैं, ईवीएस की व्याख्या करना है, तो वनस्पति जात और प्राणी जगत होगा, जैविक और अजैविक होगा, बायोटिक एबायोटिक होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक होता है, लेकिन रचनात्मक और जिज्ञासु ऑप्शन ए बी और सी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रचनात्मक और जिज्ञासु की कोई बात ही नहीं की गई है। तो पर्यावरण की व्याख्या करना है तो यहाँ पर वनस्पति जात और प्राणी जात होगा। ठीक है, और जैविक अजैविक होगा, सामाजिक और सांस्कृतिक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस के शिक्षण अधिगम प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों से कक्षा के अनुभवों को जोड़ना सर्वाधिक संकेत करता है। पाठ्यचर्या के क्षेत्र से बाहर जाना, विशिष्ट स्तर से बाहर जाना, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, या विद्यार्थियों के स्तर के बाहर जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के कुछ पाठों में सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होता है। विद्यार्थियों को खोजने और सीखने के अवसर देना, विद्यार्थियों को अनुभव देना, विद्यार्थियों के प्रयोग कौशलों को बेहतर बनाना, या फिर विद्यार्थियों की सामान्य जागरूकता को बेहतर करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सबसे सटीक और इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने के अवसर देना। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति है। बताइए, व्याख्यान होगा, प्रायोगिक है, भूमिका निर्वहन होगा, या फिर प्रदर्शन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रायोगिक भी होता है, भूमिका निर्वहन, यहाँ पर बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, बी और सी दोनों हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर जिसने बी और सी लगाया होगा उसको एक एक नंबर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए विषय सीखने हैं तो ईवीएस के शिक्षण अधिगम के जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है वो क्या है। वो संप्रत्यय उपागम है, प्रक्रिया उपागम है, समाकलित उपागम है, या फिर क्रियाकलाप उपागम है। देखिए, नए विषय सीखने हैं तो ईवीएस के शिक्षण अधिगम के जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है वो क्या है,
वो है दोस्तों प्रक्रिया उपागम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? प्रक्रिया उपागम। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए। हमने यहाँ पर 30+ क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, जो कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर थे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस सेशन को जरूर अटेंड कर लीजिएगा। एग्जाम में जाने से पहले आप इस सेशन को प्लीज़ आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन तक जरूर पहुंचे। और इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दीजिएगा, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके, क्योंकि बहुत ही स्पेशल क्लास है ना। और हमने CDP की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास करवा दिया है, तो आप लोग उसको चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हमने हिंदी की भी क्लास करवाई है, आज हमने EVS की करवा दी है। अब बात करते हैं मैथ्स पेडागोजी की, हम उसको भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।